प्रॉपर्टी फर्स्ट, स्टेटमेंट क्या है जी? स्टेटमेंट इन इंटीग्रेशन ऑफ integration is independent with respect to change in dummy variable. Change in dummy variable. That is dx. Suppose we have been given any integration as follows. I is equal to integration of a to b fx dx. ठीक है. Put x is equal to z, then this become dz dx is equal to dz, and lower limit put x is equal to z is equal to a, mean z is equal to क्या हो जाएगा? a. पर upper limit z is equal to b. Now this become upper limit z. Now this become integration of a to b fx dx is equal to integration of a to b fz dz. ठीक है जी. लास्ट इन पहले हमारे पास क्या गिवन था? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. अगर x को हम z से रिप्लेस करते हैं तो विल गेट z इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू लोअर लिमिट x इज इक्वल टू a, बिकॉज z इज इक्वल टू x एंड अपर लिमिट z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू b. सो वी आर सीइंग हियर a and b fx dx is equal to a to b fz dz. यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आर सेम, then dummy variable x is replaced by z and dx is replaced by dz. ठीक है. Similarly we can see if here written a to b fx dx, then we can also write a to b fz dz or and a to b ft dt. You can also write in this way. यानी यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये x और t पे इंटीग्रल आर सेम, all the integrals are same, यहाँ पे किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, x और z पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं. a to b fx dx, a to b fz dz, a to b ft dt. ठीक है जी. तो इफ अगर आपको यहाँ पे दिया गया है 0 to 1 t upon 1 plus t square dt, then we can write, then this can be written in this way कि I is equal to 0 to 1 x upon 1 plus x square dx. We can also write in this way, I is equal to 0 to 1 t dt is equal to 1 plus t square is equal to 0 to 1 d x dx upon 1 plus x square. We can also write in this way z dz upon 1 plus z square. यानी ये वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता.
ठीक है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ क्या है? ठीक है, प्रूफ यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। इट कैन बी डन बाई इट कैन बी done by making the substitution x is equal to t। x को हमने t से रिप्लेस किया, जिसके वजह से यहाँ पे क्या बन गया? सो dx is equal to क्या बन गया? dt। and upper limit lower limit will be the same। तो यहाँ पे x और t को हम ऐसे लिखेंगे, x is equal to a तो t is equal to a। ठीक है, x is equal to b, t is equal to b। यानी in this way we can change the variable limit, यानी this is lower limit and this is upper limit। जैसे टेबल बना के हम लोग पहले x y z की वैल्यू निकालते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिट की वैल्यू भी वैसे ही पुट करके हम निकालेंगे। इसमें किसी को दिक्कत है जी? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आई कि अगर a to b fx dx है, यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं कि x is equal to if x is integration of a to b fx dx, we can write integration of a to b fz dz। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a to ft dt we can also write, यानी x यानी वेरिएबल पे इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल। बात समझ में आई आप लोगों जी? हेलो, ये प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आई? हेलो, हाँ जी। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत है फर्स्ट प्रॉपर्टी में? ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है? सर हाँ जी बोलो। अच्छे से नहीं समझाई। देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि देखो ये स्टेटमेंट हमारा क्या लिखा हुआ कि इंटीग्रेशन इन इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डमी वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है इस इंटीग्रेशन में? एक्स ही है ना? वेरिएबल क्या है? एक्स है। तो यानी ये अगर हम एक्स को ये क्या बोला, इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट नहीं सर इसका मतलब तो ये है ना भी एक्स की जगह पर कोई भी वेरिएबल पुट कर दो वो सेम ही वही रहेगा। मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। बात आई समझ में? यहाँ पे देखो ये क्या बोला, इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डमी वेरिएबल। यानी जो वेरिएबल हम चेंज करते हैं, यानी एक्स है वाई है, ये अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या बोलते हैं, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी एक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी किसके रिस्पेक्ट में? वाई क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी dy बाई dx आपने निकाला था, उसमें क्या बताया कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन टू एक्स, यही लिखते थे ना तमन्ना? डिफरेंशिएशन में क्या लिखते हैं? चेंज इन टू y अपॉन चेंज अपॉन एक्स। यहाँ पे भी हमने वही किया। तो किस में चेंज हो रहा है? एक्स में चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ हम इसको यही y dx है ना, तो y के जगह पे हमने क्या लिखे, या x में वेरिएबल बना दिया, y को भी हमने x में लिखा ना। यहाँ पे देखो तो y इक्वल टू fx होता है, तो y किस में हमने x में लिख दिया एंड dx कर दिया। ये क्या है? x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, यानी देखो डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x को हम वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, तो x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। इसी फंक्शन को हम x के जगह पे t भी पुट करें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही बोला जा रहा है। बात आई समझ में? यानी a to b इंटीग्रेशन ऑफ ft dt वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे। कोई इफेक्ट अगर x को t से रिप्लेस कर दें तो कोई चेंज नहीं आएगा। यही बोला, इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डमी वेरिएबल। एक्स के यानी हम इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है वेरिएबल पे। जैसे हम कोई फंक्शन यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है fx, वी कैन ऑल्सो राइट इन ft। ये किस में है? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? हेयर वेरिएबल इज, हेयर x इज ए वेरिएबल।
यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे क्या वेरिएबल है जी? हेयर t इज वेरिएबल। t ठीक है, तो x is अगर equals to y t। इक्वल टू एफ टी भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं। बात आई समझ में? जैसे हमारे पास यहाँ पे फंक्शन लिखा गया y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ, और ये वैल्यू हमें दी गई एफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट में लिखा गया है दूसरे कि y इक्वल टू एफ टी, और यहाँ पे हम टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या x पे ये डिपेंड किया क्या? यहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। t पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। यानी x ये वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x। यहाँ पे वेरिएबल क्या t है? सर x क्या को डिपेंड कर रहा है? ये बोल रहा हूँ कि ये जो है x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी x को हम t से रिप्लेस कर दें तो हमारा फंक्शन एज इट इज क्यों रहा सर, ना। क्यों नहीं? कहाँ तो डिपेंड समझ कर रहा नहीं है? आ रहा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये हमारा फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स है। यहाँ पे देखो y इक्वल टू एफ एक्स है। हाँ जी। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस इसके कितने रूट हैं? 2 रूट है। तो ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू एफ टी है, यहाँ पे भी ए टी स्क्वायर बी टी टी प्लस सी, तो यहाँ भी कितने रूट हैं? 2 ही रूट 2 हैं। तो सिर्फ क्या इसमें क्या दोनों में यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का वेरिएबल कोफिशिएंट का है, फर्क है। तो यहाँ पे कोई एक्स पे डिपेंड किया क्या? नहीं ना। यानी यहाँ पे भी एक्स, अगर जैसे हमारे पास ऐसा फंक्शन रहता है, देखो 3x प्लस 2 रहता है, तो फिर किस पे डिपेंड किया? ये बता रहा हूँ ना। यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज है? 2। x इक्वल टू 2 -1 और x इक्वल टू -2। अगर इसी फंक्शन को हम ऐसे भी लिख दिए टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, तो ये क्या x इक्वल टी इक्वल टू -1 है, t इक्वल टू -2 आया। तो क्या हाँ x जी। यहाँ पे x t की जो वैल्यू है वही तो x की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे क्या डिपेंड किया x पे? नहीं। तो हम ठीक है। t को x से और x को t से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी फंक्शन जो है किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। ये दिस इज ए फंक्शन है, ये ठीक है। इसको हम x में भी लिख सकते हैं, y में भी लिख सकते हैं। हाँ जी सर इसमें बस यही है सर, वेरिएबल चेंज कर दिया सर, एक्स को टी लिख दिया बस। हाँ बस बस, यानी ये मैं बोल रहा हूँ जैसे हमारे पास ये फंक्शन लिखा गया है 1/x log x a to b dx, आप इसकी जो वैल्यू निकालोगे और यहाँ से a to b t 1/t dt की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं? दोनों की वैल्यू सेम आएगी ना। यानी x और t पे डिपेंड किया क्या? ये किस में वेरिएबल था? इसमें वेरिएबल क्या था? x, इसमें वेरिएबल क्या था? t। तो ये क्या x और t पे डिपेंड किया क्या? नहीं है। यानी इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन वेरिएबल। बात समझ में? हाँ जी यस सर। सर अगर x के प्लस साथ में कुछ प्लस में होता तो वो चेंज हो जाता है ना? हाँ, नहीं तो भी नहीं चेंज होगा। देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया t dt a to b 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 एडेड है ना, 1 एडेड है। यस सर। यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? दोनों सेम फंक्शन है कि नहीं? बोथ आर सेम फंक्शन है, यानी t और x से इंडिपेंडेंट है, यानी जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी कि नहीं? हेलो, ठीक है सर। अब बात हाँ समझ जी में आई सर। जी? तमन्ना, इसमें किसी को दिक्कत है अभी भी? हेलो, बोले जी, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आया कि अगर कहीं भी आपको ऐसा फंक्शन दिया गया है a to b dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो आप अगर t में फेमिलियर नहीं है तो a to b
dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसमें भी आप फेमिलियर नहीं है तो a टू बी dz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। या इससे भी अगर फेमिलियर नहीं है आपको तो ये dy अपॉन 1 प्लस वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। या इससे भी फेमिलियर नहीं है तो dm अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर भी कर सकते हैं। या इससे भी अगर फेमिलियर है आपको दिक्कत आ रही है तो d a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर भी करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन यू विल गेट दी सेम रिजल्ट, विल गेट द सेम रिजल्ट। बात समझ में आई आप लोगों को जी? हाँ जी सर चेंज करके फायदा क्या होगा सर? नहीं, जैसे आपको टी में आपको दिक्कत आ रही है ना, किसी को इंटीग्रेट करने में टी में दिक्कत आ रही है क्योंकि आपने शुरू से ही पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x प्लस सी। आपने ये पढ़ा है ना, शुरू से ये पढ़ा है ना, ठीक है। हाँ जी सर। अगर यहाँ पे किसी ने लिख दिया कि cos t dt कैसे करेंगे तब आपको दिक्कत है। तो अगर आप इसे ऐसे लिख देंगे अब तो अब आपके लिए फेमिलियर हो गया कि नहीं? एक्स फेमिलियर हो गया ना, तो दोनों से वैल्यू तो सेम ही आई ना, दोनों से वैल्यू तो सेम आई। तो अगर आपको दिक्कत, अगर ऐसा कहीं हो रहा है जिससे हमें तो इसका एप्लीकेशन आता है तो हम आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस टी या कॉस एक्स साइन एक्स प्लस टी। ठीक है जी, किसी को दिक्कत इसमें अभी? हाँ जी, किसी को इसमें दिक्कत है? हेलो सर। तो आगे बढ़े, प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखते हैं। यस सर। प्रॉपर्टीज नंबर 2, प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 में स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। स्टेटमेंट स्टेटमेंट गिवन है कि इफ द अपर लिमिट, इफ अपर लिमिट and lower limit of a given function, if upper limit and lower limits of given function given definite integration given definite integration is interchanged then the value of the definite integral is changed by the sign only, is changed by sign only. Thus if a to b fx dx is equal to minus of b to a fx dx। देखें जी यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी 2 में कि इफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ गिवन डेफिनिट इंटीग्रेशन, if upper limit and lower limits of given definite integration is changed, then the value of definite integral is changed by sign only। देखें यहाँ पे if a to b fx dx is given, गलती से आपने लिख दिया b to a fx dx,
तो क्या क्या चेंजिंग आएगा, सिर्फ साइन का चेंज है। यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये समझ में आई बात आप लोग को, सिर्फ क्या चेंजिंग आएगा जी, निगेटिव साइन की चेंजिंग आएगा, ओनली साइन। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत है इसमें? हेलो, क्या चेंजिंग है, सिर्फ ओनली साइन का चेंजिंग आएगा। ठीक है, इंटरचेंजिंग द लिमिट्स, अगर लिमिट्स को चेंज करेंगे तो सिर्फ ओनली साइन का चेंजिंग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इसे समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। इसकी प्रूफ की जरूरत है? हेलो, इसकी प्रूफ की जरूरत है आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो, क्या सर? नहीं सर, रहने मर्जी है सर आपकी, अगर करवाना है तो करवा दो सर, नहीं अगर नहीं, नहीं ये जरूरी तो क्या रहने दो। चेंजिंग है, सिर्फ लिमिट चेंज है। देखो पहले में एफ बी माइनस एफ ए, देखे यहाँ पे, सपोज दैट, इसका प्रूफ यहीं पे दिखा देता हूँ। प्रूफ यहाँ पे एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, एफ एक्स है। एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास एफ एक्स है। यहाँ पे देखें तो एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा, यानी एल एच एस हमने लिया इसको, तो ये वैल्यू हमें एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ बी माइनस एफ ए आ गया। ठीक है, फर्स्ट। यहाँ पे देखिए सेकंड में, सेकंड पार्ट हमने आर एच एस लिया, आर एच एस में पहले क्या है, माइनस साइन है, माइनस साइन को एजिटी रखा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स होगा, और लिमिट क्या है, ए टू बी है, तो ए टू बी हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें ये, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी, ये वैल्यू आएगी ना, अपर लिमिट ए माइनस लोअर लिमिट ऑफ बी। देन क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ए प्लस एफ बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ गई हमारी, एफ बी माइनस एफ ए आ गई। तो ये दोनों से हमारा प्रूफ हो गया, फ्रॉम एल एच एस फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। समझ में आया जी? हेलो, समझ में आया? तो सिर्फ लिमिट हमारा चेंज हुआ था, यहाँ से ए टू बी था, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या था, एफ एक्स, तो एफ बी माइनस एफ ए आ गया। नेक्स्ट में हमने देखा माइनस साइन रखा, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ बी, एफ एक्स था, एफ ए पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन से अप्लाई किया तो एफ बी माइनस एफ ए आ गया। कोई दिक्कत है जी इसमें? हेलो, नो सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि इफ वी हैव गिवन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इफ we have been given an integral a to b f(x) dx, a to b f(x) dx with lower limit a and upper limit at x is equal to a and upper limit at x is equal to b, upper limit at x is equal to b, then we can split in the integral, split the integral into two parts, into two or more parts, an intermediate limit at x is equal to c.
two parts, two or more parts at intermediate ठीक है जी। और we can say देखिए जी, इसका मीनिंग ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ वी हैव बीन गिवन एन a to b fx dx, we have given an integral a to b fx dx with lower limit x is equal to n and upper limit x is equal to b, then we can split the integral into two or more parts at intermediate। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे a to b fx dx गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a to c1 fx dx प्लस C1 to C2 fx dx plus C2 to B fx dx. We can write in this way. Here C1 is less than C2 is less than B. यानी A से B में अगर C1 C2 लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी इससे ज्यादा अगर दो या दो से ज्यादा भी कोई इंटरमीडिएट पॉइंट लाई कर रहे हैं। हाँ जी बोलो सर। C1 क्या होगा? C1 और C2? C1 और C2 A और B के बीच लाई कर रहे हैं। देखो C1 इज ग्रेटर देन A है और C2 इज ग्रेटर देन C1 है और C2 इज लेस देन B है। बात आई समझ में? ऐसे दो तीन पॉइंट कोई एग्जांपल कैसे सर रिपीट करना थोड़ा सा? हाँ जी पहले ये समझे कि अगर एक से ज्यादा अगर कोई भी वैल्यू आपको मिल रही है ऐसे, जैसे हम एग्जांपल से भी समझाएंगे और कराएंगे, डोंट वरी वेट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपको मान लो कि A to C ऐसा एक, इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ A to B fx dx गिवन है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट C है, एक पॉइंट क्या है C है जो A और B के बीच में लाई कर रही है। बात आई समझ में? A to B में लाई कर रही है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A to C fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C to B fx dx। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब एक्चुअली ये ऐसा है कैसे, ऐसा कैसे हो जा रहा है? तो देखें, जैसे आपके पास एक फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है, जैसे ये आपको फंक्शन है ऐसा, ये ऐसा फंक्शन है ना, तो 0 से 2 पाई के बीच में इंटीग्रेट करना है। 0 से किसके बीच में इंटीग्रेट करना है? 2 पाई के बीच में। तो आप 0 से पाई ले लो, पाई से 2 पाई ले लो, आप ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो। बात आई समझ में? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रेक किया था। हाँ, तो आप ऐसे ब्रेक करके आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी जैसे मान लो कोई फंक्शन है ऐसा, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो पहले यहाँ से इस पार्ट को इंटीग्रेट कर लो, फिर इसको इंटीग्रेट कर लो, फिर इसको इंटीग्रेट कर लो, फिर ऐसे ऐड कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर किसी फंक्शन को ऐसा फंक्शन है जिसमें हम ब्रेक करके कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो उसमें हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यानी एक से ज्यादा दो भी पॉइंट हो या दो से ज्यादा हो या एक, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले ये फंक्शन क्या था? A to B fx dx था, तो A to C fx dx, C to B fx dx लिख दिया। कोई भी एक अभी समझ में आया? ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आई? अनमोलक समझ में आई ये प्रॉपर्टीज? हेलो यस सर। अभी इसमें किसी को दिक्कत है प्रॉपर्टीज में? नो सर। ठीक है, हाँ जी बोलो। दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है? हाँ जी क्यों डिवाइड किया? देखो ये डिपेंड करता है हमें फंक्शन का, फंक्शन पे हमें डिपेंड करता है कि कैसा फंक्शन गिवन है, तो तभी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। मान लो कि एक पार्ट हमारा पॉजिटिव हो रहा है, एक पार्ट निगेटिव हो रहा है, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? जैसे यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? y पॉजिटिव है ना, y पॉजिटिव है 0 से पाई के बीच में। यहाँ पे देखो ये साइन x पॉजिटिव है, बट पाई टू 2 पाई में क्या है? साइन x क्या है? निगेटिव है कि नहीं?
निगेटिव है। यस सर। तो हमारा फंक्शन अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा मैं दूं 0 से 2 पाई साइन एक्स dx, तो आप बोलोगे कि इतना यार पॉजिटिव है इतना नेगेटिव, कैसे करेंगे? तो हम इसे ब्रेक कर देंगे 0 to पाई साइन एक्स dx, तो ये क्या है? ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव वाला पोर्शन आ गया, प्लस पाई टू 2 पाई क्या हो जाएगा? साइन एक्स dx। बात समझ ठीक में है आई कि सर। नहीं? तो यस ऐसे सर। हम ऐसे ब्रेक करके यहाँ पे हमें इतना दूर का करना आसान है, फिर यहाँ से यहाँ करना आसान है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें कहाँ पे ब्रेक लेनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन से हम इसे यस सर। समझेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, कि अगर जो हमारा इंटरवल दिया गया है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसके बीच में कोई भी ऐसे ब्रेक आ रहे हैं तो हम ब्रेक करके उसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी बोलो। सर इस क्वेश्चन को सर सीधा नहीं कर सकते, 0 से 2 पाई तक सीधा ही हो जाए सर? हाँ जी, 0 से 2 पाई के सीधा करो। तो अगर इस आप ही समझो यहाँ से यहाँ तक हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा साइन क्या है? पॉजिटिव है, बट यहाँ से यहाँ तक क्या है? निगेटिव है ना। नेगेटिव। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हमें निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? साइन पॉजिटिव है, तो Yes, आप हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ये यहाँ पे आपको आप ही समझो डायरेक्ट आप बोलोगे ना कि यहाँ तो ब्रेक है, डायरेक्ट हम कैसे इंटीग्रेट करें? तो यहाँ से यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना आसान है, फिर यहाँ से यहाँ तक आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, सर सीधा करेंगे तो आंसर गलत आएगा सर? हाँ जी, सीधा करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ओके। देख लो, अगर 0 से 2 पाई करेंगे तो माइनस cos x आ गया यहाँ पे, तो 2 पाई टू 0 करेंगे तो यहाँ पे माइनस cos x, तो ये -1 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में प्लस +1 आ जाएगा। ठीक है, cos 0 ये +1 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। यानी जितना एरिया पॉजिटिव है उतना ही एरिया निगेटिव है ना। ठीक है, तो यहाँ पे फिर माइनस cos x रखा और यहाँ पाई टू 0 किया, और फिर यहाँ पे माइनस cos x रखा, यहाँ पे 2 पाई टू 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा और फिर -1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 है तो +1 आ जाएगा, तो यहाँ पे +1 बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस cos 2 पाई बना और प्लस cos 0 बना, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? ये 2 पाई पे 1 ही देगा ये भी, तो ये 0 हो गया, लेकिन आंसर क्या आ गया? 2। आंसर क्या आया? 2 आया। बट इससे डायरेक्ट हमने किया था क्या, इतना प्लस इतना माइनस दोनों को कैंसिल कर दिया। बात आई समझ? इसलिए एरिया तो हमें चाहिए ना, हमें तो ये एरिया ऐड करना था ना, ये एरिया प्लस ये एरिया को ऐड करना था, जबकि ये एरिया इस एरिया को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, बैलेंस कर दिया, तो एरिया हमारा क्या होगा? 0। लेकिन हमें एरिया क्या दिख रहा है? ये एरिया है, एक एरिया को हमें यहाँ पे क्या ऐड करना? ऐड करना है। बात आई समझ में? तो जितना एरिया है उतने, जबकि यहाँ पे क्या था? कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे एरिया हमें क्या मिला? 0, यहाँ पे क्या मिला? 2। तो डिफरेंस समझ में आया? सर फिर आंसर अलग अलग क्यों है? सेम आने चाहिए, क्योंकि वो तो मेथड तो सेम ही है। मेथड सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, यहाँ पे ब्रेक आ रहा है ना, यहाँ पे ये 0 से पाई में यहाँ पे कुछ एरिया है, पाई पे एरिया क्या है? पाई पे एरिया ब्रेक हो रहा है ना। देखो ये आपने ग्राफ बनाया यहाँ से, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, तो ये जितना एरिया उतना ही एरिया। हाँ सर हाँ जी सर नहीं आ रहा है समझ। एक मिनट सर, अगर मतलब पाई से बड़ी वैल्यू आ जाए ऊपर तब ये वैलिड है, पाई से छोटे के लिए? हाँ, पाई से छोटे के लिए 0 से पाई में जितना एरिया आएगा उतना ही के लिए वैल्यू, उसमें डायरेक्ट ही कर लेंगे है ना सर? हाँ, तभी तो नहीं जरूरत इसकी? नहीं तब जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्वेश्चन देख के अपने आप को समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे कहाँ हम ब्रेक करेंगे। सर नहीं आ रहा समझ। इसमें क्या नहीं समझ में? देखो 0 से 2 पाई हमने किया, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक एरिया इतना दिख रहा है, ये एरिया 2, तो 2 एरिया, ये एरिया इस एरिया के बराबर है ना? बराबर है। देखो तो ये जितना एरिया है उतना ही एरिया है ना ये। हेलो, तो ये दोनों एरिया का हम सम कर रहे हैं, तो हमें कुछ सम मिलना चाहिए ना, एरिया मिलना चाहिए कि नहीं?
मिलना चाहिए। ठीक है सर, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, 0, यानी ये एरिया इस एरिया को माइनस में क्या कर दे रहा, कैंसिल कर दे रहा। बात आई समझे। बट यहाँ पे क्या है, हमने अलग अलग किया तो एरिया ऐड हो गया। ठीक है, ओके सर, ओके सर। डिफरेंस समझ में आया। तो यहाँ पे एरिया हाँ हमारा जी। क्या होगा, कैंसिल कर दिया। ये हमने इसको पॉजिटिव एरिया लिया, इसको हमने नेगेटिव एरिया लिया, बट हमें तो एरिया ऐड करना है। ठीक है, सम। ओके। अभी भी किसी को दिक्कत है जी इसमें? हेलो। नो सर। हाँ जी। नो नो सर। ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें ब्रेक करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक हम करेंगे और कहाँ से कहाँ तक करेंगे। देखो, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे करते रहे हैं। अच्छा, अभी किसी की क्लास, एक मिनट, हमने क्लास कितने बजे स्टार्ट किया था? सर 9:30 बजे। एक मिनट, हमने क्लास, एक मिनट क्लास की टाइमिंग हमने क्या दिया है इन लोगों को, डायमंड वालों को? डायमंड वाले को हमने टाइमिंग क्या दिया, 10:40 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है ऐसे, evaluate the flowing integration। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि fx माइनस a to a fx dx where fx is equal to b minus x if x is less than 0, if less than x is equal to 0, and b plus x if x is greater than equal to 0। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखे ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि माइनस a to a fx dx, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वेयर fx इज इक्वल टू, x से छोटे के लिए हमारा फंक्शन क्या है, b माइनस एक्स है। x से बड़े के लिए हमारा फंक्शन क्या है, b प्लस एक्स है। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे जी, कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना होगा ना। इस जो गिवन कंडीशन है, यू हैव टू यूज दिस, करना है ना, इसका यूज करना है ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें, माइनस a to 0 fx dx प्लस 0 to a fx dx। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई। माइनस a to 0 fx dx प्लस 0 to a fx dx करेंगे। कोई दिक्कत है जी इसमें? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। अब ऐसा ब्रेक क्यों करना पड़ा कि हमारा एक फंक्शन 0 से छोटा है, दूसरा क्या है 0 से बड़ा है। तो दोनों तरीका हमें वो ब्रेकिंग हमें यूज करनी पड़ी, क्योंकि हम डायरेक्ट तो नहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके लिए 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या अलग है और 0 से बड़े के लिए फंक्शन हमारा क्या है। तो अब समझ में आया ये इंटरवल कहाँ कहाँ यूज होगा, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे क्या करें, माइनस a to 0 b माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 to a b प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to माइनस ए प्लस 0 to a बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 a to 0। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे क्या है 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 माइनस 0 ये हो गया। फिर माइनस हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए, तो माइनस ए भी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखें ये माइनस है, यहाँ पे माइनस आ गया पहले से, और एक माइनस ये है,
यहाँ पे देखें आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे देखें, एक बार जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो में पूरा जीरो हो जाएगा ना, जीरो बी इंटू जीरो जीरो और जीरो के स्क्वायर बाय 2 जीरो हो गया। अब क्या बच गया, तो जीरो बच गया, लास्ट में हम माइनस लगाएंगे और माइनस ए पुट करेंगे। ठीक है, माइनस से लगाए माइनस, तो माइनस ए बी हो गया और माइनस माइनस ए स्क्वायर बाय 2 हो गया। ये बात समझ में आई जी। ये वाला एफ बी तो हमारा जीरो हो गया, एफ ए हमारा हमने ऐसे पुट कर दिया, प्लस यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट हम लगाएंगे बी ए, तो ए बी प्लस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस जीरो बी, यहाँ देखो जीरो इंटू बी प्लस जीरो स्क्वायर बाय 2 हमने ऐसा कर दिया। तो अपना फंक्शन क्या होगा, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ए बी, ये भी क्या होगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई 2, माइनस ए का स्क्वायर करेंगे दो बार तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो यानी ये हो गया 2ab प्लस ए स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। बात समझ में आई कि नहीं जी? हाँ जी, बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आया? इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो? नो सर। नो सर। तो ऐसे ब्रेक करने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर पैटर्न का। क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन ऑफ a to 4a fx dx is equal to where fx is equal to x plus 5a, x plus 5a, a is less than x is equal to 2a and x is 2a is less than x is less than 4a। ऐसा दो पार्ट में हमें फंक्शन दिया गया है। एक बोल रहा है कि x प्लस 5a a to 2a में है और नेक्स्ट जो है 2a से 4a में हमारा ये फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे ब्रेक करेंगे, a to 2a fx dx प्लस 2a to 4a fx dx, ऐसे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें a to 2a में हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, x प्लस 5a आएगा, x प्लस क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा, प्लस 2a to 4a में हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा x dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5ax 2a to a प्लस x स्क्वायर बाई 2 4a to 2a। किसी को दिक्कत है जी इसमें? किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। ठीक है, अब इसमें इसको क्या करेंगे, आगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे। देखो यहाँ पे 1/2 हमने बाहर ले लिया एक्स स्क्वायर में, तो पहले क्या पुट करेंगे 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, कोई दिक्कत है जी? एफ बी माइनस एफ ए कर दिया, प्लस 5a हमने लिया और यहाँ पे क्या कर दिया 2a माइनस a कर दिया, कोई दिक्कत जी? 2a माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे 2a है जी, ध्यान से देखें। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे भी 1/2 हम बाहर ले लेंगे और क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर, कोई दिक्कत थी? हाँ जी, किसी को दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ देखो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 5a क्या आ जाएगा a 2a माइनस a प्लस 1/2 4a स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। तो अब ओवरऑल अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1/2 3a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर 5 स्क्वायर 11a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3/2a स्क्वायर प्लस 11a स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 11 2 जा क्या होता है 22 प्लस 3 क्या हो जाएगा 25, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया 25a स्क्वायर बाई 2। डेट्स आवर आंसर जी। किसी को दिक्कत है जी इसमें? हेलो, किसी को दिक्कत है?
नो सर। तो ये आज हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ठीक है, और तीनों प्रॉपर्टीज को हमें सॉल्व पे बेस्ड हम कुछ आप लोगों को क्वेश्चन भी आज आप सेंड कर देंगे, ठीक है, और आप लोग एक्सरसाइज जो है वो आप लोग ट्राई करें, ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो आप ट्राई करें। टुमारो आई विल टेक प्रॉपर्टी 4, फिर 5th 2 प्रॉपर्टीज कल भी लेंगे, ठीक है, और पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन से समझो 2 से 3 क्वेश्चन आते थे पहले 30 नंबर में, अब 1 से 2 क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। किसी पेपर में इस साल सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन ही पूछा है, इनडेफिनेट नहीं पूछा है, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेफिनेट का वेटेज, ऑलवेज डेफिनेट का वेटेज क्या है, इनडेफिनेट से ज्यादा है, ठीक है। तो प्लीज इसे जरूर करें, क्वेश्चन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आज की क्लास समाप्त होती है, ठीक है। हेलो, ओवर कर दे क्लास को। यस सर। हाँ जी, थैंक यू जी। थैंक यू सर। 9:30 लिया करो। क्या क्लास सर 9:30 ले लिया करो। अच्छा, नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, आज हम कुछ काम करने लगे नेट पे, इसलिए 10 मिनट थोड़ा नेट का आगे एक्सटेंड कर दिया, अदरवाइज 9:30 से ही क्लास होगी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। सर हाँ सर वो एक बार लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू सॉल्व करना बता दो। अच्छा, कैसे निकालेंगे लोअर वैल्यू अपर वैल्यू, क्या सर? कैसे पुट करते हैं ये समझना है। यस सर, अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो। अच्छा, तो मैं अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन से एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन है कि 0 to 1 cos इनवर्स x dx, ऐसा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है ना, तो हमने इसको क्या मान लिया, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू हमने क्या माना t, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। ये देखे तो, हेलो कपिल, ये समझ में आया कपिल? यस सर। हमने cos इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, t, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos t। आप ऐसा कर लो, cos t। अब हमें क्या करना है, अब लोअर लिमिट निकालना है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट के लिए हम x की लोअर वैल्यू पुट करेंगे। x की लोअर वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू दी गई है ना 0 to 1, ये 0 to 1 x की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, ये x की वैल्यू गिवन है। जो ये वैल्यू दी गई है, ये जो लिमिट हमारी दी गई है, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे हमें t की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे x इक्वल टू cos t है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट x की लोअर वैल्यू क्या है, 0, तो हमने 0 पुट किया। x इक्वल टू 0 तो cos t इक्वल टू 0। अब cos t 0 कब होता है, बताओ, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री सर, π/2 पे। t, तो t इक्वल टू क्या हो गया, π/2। ये बात समझ में आई, t इक्वल टू क्या हो गया, π/2। अब हम अपर लिमिट की बात करते हैं। अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू cos t। तो अपर लिमिट की वैल्यू cos t की वैल्यू 1 कब आती है, बताओ, 0 पे। cos 1 कब देता है, जब t इक्वल टू क्या 0 हो, पे सर। 0 पे। तो अपना क्वेश्चन ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। तो अब ये तो फिर क्वेश्चन ये तो सर गलत ना हो जाएगा? नहीं गलत होगा, देखो π/2 to 0, ठीक है। अब देखो cos इनवर्स x को हमने मान लिया है t, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए dx के जगह पे क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन टी डी टी हो जाएगा। देखो तो माइनस साइन टी डी टी होगा, dx इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
साइन, तो माइनस साइन टी डी टी हो गया। हेलो, समझ में बात आई? क्या हो गया? माइनस साइन टी डी टी हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? हेलो कपिल, कपिल, हेलो कपिल, ये क्या होगा? माइनस साइन टी डी टी हो गया, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखो इसको प्रॉपर्टीज, अब मैंने सेकंड पढ़ा था ना कि इंटरचेंज कर देने से हमारा साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो इसको हम 0 to π/2 कर सकते हैं। देखो तो t sin t dt, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब तो वैल्यू आ गई ना, अब इसकी सॉल्व कर सकते हो, इससे सॉल्व कर सकते हो ना। हेलो, समझ में आया जी कपिल? हेलो, वो नेगेटिव सर, हाँ जी, वो नेगेटिव क्यों लगा दिया आगे? यहाँ पे देखो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस का, ओ साइन। हाँ साइन होता है, माइनस साइन होता है, ना कि सिर्फ साइन होता है। ये देखो, वो हाँ सर, माइनस साइन। हाँ, तो d cos t अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन टी। तो ये माइनस साइन टी आ गया, इसलिए तो ये साइन यहाँ पे आ गया। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो साइन हमारा क्या होता है? चेंज हो जाता है। यहाँ पे साइन हमारा चेंज होता है। कोई दिक्कत? नो सर।